नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करने में रहा सफल। संसद में पीयूष गोयल ने कहा, डील से विकसित भारत के संकल्प को मिला बल। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा गद्दार, तो बीजेपी ने जताई घोर आपत्ति। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा सिख समुदाय का किया अपमान। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा, राहुल गांधी ने बिना छपी किताब को लेकर संसद को बनाया बंधक, देश को किया गुमराह। मणिपुर से करीब 1 साल के बाद हटा राष्ट्रपति शासन। एनडीए विधायक दल के युमनाम खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज में भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का किया अनावरण। स्कूली छात्राओं से किया संवाद, सपनों को पूरा करने के लिए किया प्रेरित। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जैश के 2 आतंकवादी ढेर। बसंतगढ़ इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म, लेकिन निगरानी जारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर संसद से, जहां केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने सदन को बताया कि खाद्य, कृषि और दुग्ध जैसे प्रमुख क्षेत्रों की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है और इस पर कोई समझौता नहीं हुआ है। गोयल ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं। यह बयान दोनों देशों के बीच हुए समझौते की घोषणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता को पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु एवं मध्यम उद्यमों, एमएसएमईज, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को दोनों देशों के संबंधों और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समझौता दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच साझा समृद्धि और मजबूत जुड़ाव का प्रतीक है। मंत्री ने जानकारी दी कि दोनों पक्ष तकनीकी प्रक्रियाओं और कागजी कार्यवाही को जल्द ही अंतिम रूप देंगे, जिसके बाद समझौते की विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक की जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि व्यापार समझौते के पूर्ण लाभ के लिए दोनों पक्ष तकनीकी प्रक्रियाओं और कागजी कार्यवाही को मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के बाद ही समझौते की विस्तृत रूपरेखा तुरंत घोषित कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य समझौते की पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाना है। आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी।
ये बात थी राज्यसभा की। और अब लोकसभा में क्या कुछ हुआ वो दिखाते हैं आपको। वहां पर हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल अपने वक्तव्य में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दुग्ध और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। कल पीयूष गोयल जी मुंबई में थे, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे, तबीयत खराब थी, फिर भी ये दिल्ली आए और इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य देने का प्रयास किया, जो वहां सफल नहीं हो पाया क्योंकि हाउस नहीं चला। अब देखिए विपक्ष कैसा है, जो इसकी चित भी हमारी पट भी हमारी, तो इनको ये रूठे ना और आगे ना रूठे, इसके लिए मैं फिर से पीयूष गोयल जी के वक्तव्य को, उसके कुछ अंश को सामने रखना चाहता हूं। During the course of these negotiations, the Indian side was able to do this in particular by ensuring that the interests of our agriculture and dairy sector were protected. The US side too had areas that were sensitive for its own point of view. और वहीं ईयू भारत मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह समझौता भारतीय व्यापारियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी व्यापक महत्व और संभावनाओं के कारण यूरोपीय संघ ने इस समझौते को मदर ऑफ डील का नाम दिया है। अभी हमारा इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ कोई दो देशों का ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं है, ये तिरुपुर के हमारे कारीगरों के लिए नई जान फूंकने वाला ट्रेड एग्रीमेंट है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। ये कानपुर में जो चमड़ा के कारीगर काम कर रहे हैं, उनके नए दरवाजे खोलने वाला एग्रीमेंट है। ये बेंगलोर में जो हमारे आईटी टेक के जो दिग्गज हैं, उनको 27 देशों में विश्व का दरवाजा खोलने का रास्ता है। ये हमको समझना चाहिए ये इकोनॉमिक फोरम क्या है, और इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। और ये हमारे द्वारा नहीं कहा गया, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा कहा गया, दैट इज मदर ऑफ ऑल डील्स। और आज संसद में एक टकराहट भी देखने को मिली। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रवनीत सिंह बिट्टू पर दिए गए विवादित बयान पर अब भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी द्वारा बोले गए ट्रेटर शब्द पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिख समुदाय के लिए गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू एक ऐसे सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने देश की सेवा की है। उन पर राहुल गांधी की गद्दार वाली टिप्पणी अस्वीकार्य है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। और इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा में जैसा कि हम लगातार आपको खबरें दे रहे हैं कि वहां पर विपक्ष का हंगामा चल रहा है, तो 5 फरवरी तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में बाधा बार बार पड़ रही थी और बार बार स्थगन भी हो रहा था, तो अब इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से विपक्ष ने विशेष रूप से वहां पर अड़ियल रवैया अपनाया है, जिस तरह की अव्यवस्था वहां देखी गई, उसके मद्देनजर बार बार सदन जो है वो स्थगित किया जा रहा था। तो अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए, यानी कि गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने आखिरकार ये फैसला लिया कि अब इसे आज जो है इसे स्थगित कर दिया जाए और कल 11 बजे 5 फरवरी को लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। लगातार कुछ मुद्दों को लेकर टकराहट चल रही है। विशेष रूप से जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो एक अप्रकाशित पुस्तक की कुछ पंक्तियां पढ़ने पर बिल्कुल अड़े हुए थे, जिसको लेकर लगातार सरकार का पक्ष था कि इस तरह से
ये नियम और परंपरा के विरुद्ध है। इस मामले पर भी लगातार टकराहट हो रही थी, अन्य मामलों पर भी विपक्ष हंगामा कर रहा था। तो इसी के मद्देनजर लोकसभा की कार्यवाही अब 5 फरवरी के लिए यानी कि कल के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है, प्रधानमंत्री भी उस चर्चा का जवाब दे सकते हैं। तो इस बीच लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। अब कल यानी 5 फरवरी को 11 बजे लोकसभा फिर से बैठेगी। उसके बाद जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा है वो जारी रह सकती है। उसी चर्चा के दौरान दरअसल पिछले 3 दिनों से ये टकराहट देखने को मिल रही है, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी एक बात पर अड़े हुए थे कि वो एक अप्रकाशित पुस्तक की जो कोई पत्रिका में छपी रिपोर्ट है उसका हवाला देना चाह रहे थे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने उनको रोका, लोकसभा अध्यक्ष ने भी उनको रोका। उसके बाद से कांग्रेस ने और विपक्ष की कुछ पार्टियों ने भी टकराहट का रुख ले लिया और ये बात यहां तक चली गई कि कल 8 सांसदों का निलंबन भी करना पड़ा। कल 8 सांसदों का 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन करना पड़ा। तो इस तरह से जिस तरह से ये टकराहट दिख रही है, अब आगे क्या कुछ हो सकता है। निशांत राय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। निशांत राय जुड़ गए। निशांत जरा बताइए, अभी आप संसद भवन में ही दिखाई पड़ रहे हैं, बताइए जरा कि किस मुद्दे पर आखिरकार कल तक के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा, आखिर ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि इस तरह की भी चर्चा थी कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा का जवाब देने के लिए आ सकते हैं और वो चर्चा आज ही के लिए थी। बताइए। देखिए, विपक्ष की ओर से लगातार एक ऐसी किताब जो कि अप्रकाशित है उसको लेकर इस सदन में मुद्दा बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब शुरुआत की थी अपना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की, तब उन्होंने इसकी चर्चा की थी और तब स्पीकर की ओर से नियमों का हवाला दिया गया था। स्पीकर के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने भी उनको कहा था कि नियमानुसार बात होनी चाहिए, जो कि सदन में 1963 में इस तरीके के नियम बनाए गए थे कि अगर किसी सदन के सदस्य को किसी किताब का हवाला देना है तो स्पीकर से अनुमति लेनी होगी, किताब के बारे में जानकारी देनी होगी और उसके बाद स्पीकर की अनुमति के बाद उस किताब के बारे में वो सदन में कोट कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि उस दिन से लेकर आज तक लगातार विपक्ष का सेम रवैया रहा है। कल विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से सदन में हंगामा किया, वेल तक आ गए, चेयर पर चढ़कर उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद 8 सांसदों को सस्पेंड भी किया गया पूरे सत्र के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष आज जब सत्र की शुरुआत हुई तब से लेकर लगातार हंगामा करता रहा है। सत्र बार बार एडजर्न करना पड़ा और जब शाम 5 बजे उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे, उसको लेकर भी हमने देखा कि यहां पर विपक्ष फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की लोकसभा की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर एक लंबा समय लगातार बर्बाद हो रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष का इस तरीके का रवैया रहा है और सदन की गरिमा को इस तरीके से कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं। और जो विपक्षी सांसद हैं वो सस्पेंड हुए हैं और लगातार मकर द्वार पर धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर कोई सदन में बोल रहा है कोई भी सदस्य, तो हंगामा इतना किया जा रहा है कि सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। निशांत, ये टकराहट तो कल और भी ज्यादा तब दिखाई पड़ी जब अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी, 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित करना पड़ा और हमने वो कुछ दृश्य भी देखे कि वो किस तरह से हदों को पार कर रहे हैं। ऐसे में आखिर विपक्ष इसको लंबा खींच क्यों रहा है? क्योंकि देखिए, परसों से लेकर के आज पूरे 3 दिन इसी मामले पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा खींचने का क्या मतलब है? या तो उनको नियमों और परंपराओं के तहत प्रामाणिकता से बात रखनी चाहिए या नहीं तो फिर दूसरे मुद्दे की तरफ जाना चाहिए। इस पर उनका क्या कहना है कि वो इस मामले को क्यों खींच रहे हैं?
देखिए, विपक्ष लगातार उस किताब पर चर्चा करने की मांग कर रहा है जो अप्रकाशित है और नियमानुसार उस पर चर्चा करने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, यहाँ तक कि वो कार्रवाई भी नहीं की गई है। और लगातार सदन में राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष, इस बात की जो है वो दुहाई दे रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो नियमानुसार बोलना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो आपने जैसा कि जिक्र किया कि कल हंगामा इस कदर हुआ कि अमर्यादित तौर पर विपक्षी सांसदों का रवैया रहा, स्पीकर के मुंह पर कागज फेंक देना, फाड़ करो भी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र में ऐसी चीजों के लिए स्थान नहीं है, खासकर सदन में। और उसके बाद आज भी विपक्ष का इसी तरीके से रवैया रहना। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जब किताबों पर चर्चा की बात हुई तो वो भी उन तमाम किताबों को लेकर आ गए। कुछ प्रतिबंधित भारत में हैं, कुछ बाहर हैं, जो कि गांधी परिवार के विषय में है। उन्होंने कहा कि अगर किताबों पर चर्चा करनी है तो की जाए, इन किताबों पर भी चर्चा की जाए। तो उसके बाद यही कांग्रेस है जिसका कहना था कि नियमानुसार बात निशिकांत दुबे नहीं कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए विपक्ष को, जिस नियम की दुहाई आप दे रहे हैं, जिस नियम की दुहाई सत्ता पक्ष दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये नियम किसके कालखंड में बने। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे जब ये नियम आए। उन नियमों को नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष का इस तरीके का अड़ियल रवैया कभी भी भारतीय लोकतंत्र में देखने को नहीं मिला है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो, इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उन बिंदुओं पर चर्चा करने आते हैं जो किताब अप्रकाशित है, जो मैगजीन जिसको कोई मान्यता नहीं है, जो वो तमाम चीजें कह रहे हैं, जिस राइटर के नाम को लेकर वो कह रहे हैं, उस राइटर की ओर से भी अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि साक्ष्य जो है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर सदन में आप इस तरीके के बयान देते हो तो देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश को भ्रमित करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो नियम से खासकर राहुल गांधी इतने अनुभवी हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक 3 पीढ़ियों से राजनीति हो रही है, और उसके बावजूद भी आप सदन में इस तरीके से मर्यादित तरीके से काम कर रहे हैं, तो सवाल विपक्ष पर जनता बिल्कुल ये बनता है। बिल्कुल, और इस सवाल को दरअसल अप्रकाशित पुस्तक के जवाब में कई प्रकाशित, बाकायदा प्रकाशित पुस्तकों का बंडल लेकर आ गए निशिकांत दुबे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका निशांत जुड़ने के लिए संसद भवन से। और संसद भवन में कुछ बातें जो हुई हैं, जिस टकराहट की हम बात कर रहे थे वो हम आपको बताते हैं। संसद भवन के दरअसल मकर द्वार पर राहुल गांधी के साथ हुई तकरार पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस के लोग तो हमेशा सिखों को निशाना बनाते ही रहे और आज भी गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। और कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर सिख समुदाय खासा नाराज है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय भी राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। और अब आज की एक और बड़ी खबर जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से है, जहां करीब 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। और दरअसल ये जो कदम उठाया गया है, इसके पीछे बात यह है कि एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। युमनाम खेमचंद सिंह ने लोक भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में चुराचंद्रपुर और फेरजौल के कुकी बहुल जिलों के 2 विधायक भी शामिल थे। इस अवसर पर मणिपुर में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग और सांसद संबित पात्रा भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मणिपुर में पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू था।
अब बात पश्चिम बंगाल और एसआईआर की, जहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। अब इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। शमिक भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ थी, आज वही एसआईआर का विरोध करने दिल्ली तक पहुंच गई हैं। फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहे हैं। ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का ये काम को लेकर के भारत के किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तो वाई देयर सो मेनी नॉइज इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो 2005 की अगस्त महीने पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड की मांग किया था, जिन्होंने 4 अगस्त 2005 सारा पेपर्स स्पीकर की टेबल का ऊपर फेंक कर यह बोला था, द एंटायर वोटर लिस्ट फिल्ड बाय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ओनली। इसी वोटर लिस्ट लेकर सीपीएम चुनाव में जाना चाहता है। 2005 के जो नेत्री खुलेआम इसका विरोध करते थे, आज उसी मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में ये पूरा एसआईआर प्रोसेस का खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा है, घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करना। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो फेक वोटर्स है, खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकता है? सारे बीएलओ को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बीएलओ महिला थी, उसका पति देव के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमारा बीजेपी का जो BLA 2 था, बीजेपी का कार्यकर्ता फॉर्म 7 डाल नहीं पा रहा है। इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पॉलिटिसाइज करके उसको लगा दिया तृणमूल कांग्रेस का हुडलुम्स का साथ, जो किसी भी हालत से ये प्रोसेस को चलने नहीं देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के इसी मुद्दे से जुड़ी और खबर, पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में बदलाव की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 25 वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया है। इस संबंध में आयोग ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर सूचना दी है। चुनाव आयोग के अनुसार 3 बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पर्यवेक्षकों की सूची नहीं सौंपी, जिसके बाद आयोग ने स्वयं सूची जारी कर दी। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि 5 राज्यों में चुनाव तैयारियों को लेकर होने वाली बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित सूची के अनुसार ही 15 IAS और 10 IPS अधिकारी शामिल होंगे। जारी सूची में बंगाल के गृह सचिव जगदीश मीणा और कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर का नाम भी शामिल है। गृह सचिव को अन्य राज्यों के चुनावों में पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद नवान्न ने 9 वैकल्पिक IAS और 9 IPS अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे थे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से सूची में बदलाव की मांग को निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। मैंने सोचा था कि वैसा ही होगा, नर्सरी में होगा, मगर रेसिडेंट में ओह माय गॉड बहुत अच्छा लगा। हम जस्ट रिफ्रेशमेंट ले रहे थे, अचानक वो आ गए। जस्ट हम एक सरप्राइज हो गए कि वाह ये आ गए। यार ठंड लग रही होगी। मिलने के एक्साइटमेंट में सब भूल गए। थक जाए इतना हंसना है, जोरों से। स्कूल जैसा मत कीजिए, इसके यहाँ स्कूल नहीं है। आइए चलिए आप शुरू करते हैं। 1 2 3 Z
मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड की सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते के अनुसार जुलाई 2026 से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी और मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता दी जाएगी। इसके लिए डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बदलाव को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 दिनों तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ क्षेत्र में संदिग्ध हलचल की सूचना पर सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन केया शुरू किया। घने जंगल में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच सुरक्षा बलों की सुनियोजित और समन्वित कार्रवाई के बाद 2 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। नित्यानंद राय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कारण नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। इस नक्सलवाद का सबसे बड़ा कारण यह था कि 2014 से पहले की केंद्र सरकार यह समझती थी कि नक्सलवाद राज्यों का विषय है, जिसके कारण यह समाप्त नहीं हो पाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इसको नष्ट करने के काम में तेजी लाई गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नक्सलवाद का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा कि वोट की राजनीति और सत्ता में बने रहने की लालसा ने नक्सलवाद को खत्म नहीं होने दिया। 2026 के मार्च तक इस भारतवर्ष से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति और हमारी राष्ट्रीय ठोस नीति और मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प, सक्षम नेतृत्व आज नक्सलवाद को समाप्त करेगा। जहां भी होगा ढूंढ कर उसका सफाया किया जाएगा। अब तक जो नक्सलवाद रहा है, इसका एक कारण और प्रमुख यह रहा है कि वोट की राजनीति ने और सत्ता में हम बने रहे, इसके लिए ऐसी नीतियों से भी पहले की सरकार और कुछ पार्टियां समझौता करती रही, राज्य में भी और केंद्र में भी, जिसकी नीति ही हिंसावादी रही है और देश के हित में नहीं रही है। तो नित्यानंद राय ये बयान दे रहे थे कि नक्सलवाद पर अब राजनीति खत्म हो चुकी है। और अब एक और बड़ी खबर, यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी।
पुलिस के मुताबिक तीनों को ऑनलाइन गेम की लत थी और गेम खेलने को लेकर परिवार के मना करने पर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना भारत सिटी सोसाइटी में रात करीब 2 बजे हुई। वे सभी काम एक साथ किया करती थी। 3 बहनों ने सुसाइड किया है। इसमें अभी तक के जांच में ये सामने आया है कि ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट थी। इसमें ये भी सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से इनको मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया गया था, जिससे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे प्रभावित हो के उन्होंने ये एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है और उसी के चलते उन्होंने ये 9वें मंजिल से कूद के तीनों ने सुसाइड किया हुआ है। चीज़ें लिखी गई है, उसकी जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी और उसी के बाद आपको कंक्लूसिवली कुछ बताया। तो एसएसपी अतुल कुमार सिंह ने कहा कि इस घटना के पुलिस द्वारा अन्य कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 शैय्या अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इन लड़कियों के पिता ने कहा कि तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेला करती थी। तीनों टारगेट गेम खेलती थी। वो 2-2.5 सालों से स्कूल भी नहीं जा रही थी। वो कह रही थी हमें कोरिया जाना है, हमें कोरिया जाना है। मैंने हम कोरिया को जाएंगे, कोरिया का को जाएंगे, ये था जी बस। वो बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया, अंदर से लॉक लगा लिया था। अगली खबर नई दिल्ली से, जहां नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने आज काका नगर को छठी अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, अब काका नगर दिल्ली की पहली ऐसी कॉलोनी बन गई है जहां झाड़ू से नहीं बल्कि मशीनों से सफाई की जाएगी। किस तरह की है ये अनुपम कॉलोनी और किस तरह के किए गए हैं यहाँ पर विशेष इंतजाम, इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा और एडवाइजर राजीव जैन से खास बातचीत की है। एनडीएमसी की एक और कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है और इस बार घोषित किया है काका नगर को। काका नगर छठी कॉलोनी है जो कि एनडीएमसी में अनुपम कॉलोनी घोषित की जा रही है और ये पहली कॉलोनी होगी जिसमें कंप्लीट मैकेनाइजेशन है। तो आप देख ही रहे हैं सारी मशीन का अभी शुरुआत है। हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी मशीन कितना इफेक्टिव रहेगी। झाड़ू से आप जानते ही हैं कि प्रदूषण थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि झाड़ू जो ही लगता है त्यों ही जो जमी हुई धूल है वो फिर से सस्पेंड हो जाती है। इस मशीन में यही फ़ायदा है कि ये धूल को डायरेक्टली सक कर लेता है। काका नगर पहली कॉलोनी है, इसमें जो सफलता होगी उसको हम लोग दूसरी कॉलोनी में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। यही है कि एनडीएमसी को, पूरी एनडीएमसी को अनुपम कॉलोनी में जितनी भी कॉलोनी है सबों को अनुपम कॉलोनी में परिवर्तित कर दिया जाए और झाड़ू को जितना कम से कम हम लोग लिमिट कर सके उतना बढ़िया रहेगा प्रदूषण के लिए। क्या है ये अनुपम कॉलोनी, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के एडवाइज़र राजीव जैन जी। अनुपम कॉलोनी में जितना वेस्ट कॉलोनी में जनरेट होता है, वेट वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, उसकी कंपोस्टिंग कॉलोनी के अंदर की जाती है, जिससे खाद बन के हम रेजिडेंट को ग्रीन एरिया की दी जाती है। जितने पत्ते गिरते हैं अभी आने वाले टाइम पे गिरेंगे, पहले उठाने की प्रॉब्लम होती है, ले जाने की प्रॉब्लम होती है। उसका सोल्यूशन यही है कि जितने भी हैं हमने वायर मैश राउंडर लगाए हैं, जहाँ पे 12 मैश लगाए, उसमें गिल्ला और पत्ते मिक्स करके डाल देते हैं, जिसकी 1-1.5 महीने खाद बन जाती है। उस खाद को हम जुटी रखा। प्लस हमने यहाँ नेकी की द्वारा बनाई है, जो घर पे कुछ सामान एक्स्ट्रा होता है उसको ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो दान दे सकते हैं। जो रिसाइकलेबल होता है घर पे, जैसे प्लास्टिक पेट बोतल, शैम्पू की बोतल, ग्लास बोतल, उसको भी एक साइड पे इकट्ठा किया जाता है। ये दिल्ली की शायद पहली कॉलोनी ऐसी है जिसमें मैकेनाइज्ड स्वीपिंग हमने करनी शुरू किया है। तो ये थे राजीव जैन जी जो बता रहे थे कि किस तरह से अनुपम कॉलोनी को घोषित किया जाता है और दिल्ली की अब तक 6 कॉलोनी जो हैं अनुपम कॉलोनी घोषित कर दी गई हैं जो एनडीएमसी इलाके में आती हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये जो आप रिपोर्ट देख रहे थे, वाकई इस तरह की कॉलोनी की आजकल ज़रूरत है, क्योंकि सफाई के लिए
मैन पावर की जगह मशीन के इस्तेमाल का जमाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के दौरे पर यात्रा के तीसरे दिन आदिवासी नेता भांजवीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का एसएसडी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राईरंगपुर मयूरभंज में अनावरण किया। साथ ही राष्ट्रपति ने छात्राओं से संवाद किया, उन्हें पढ़ाई, आत्मविश्वास और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिनों के ओडिशा दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से सभी की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिनों के दौरे पर ओडिशा उनका गृह राज्य भी है, वहीं की रहने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो 6 दिनों के दौरे पर ओडिशा गई हैं और उसी के दौरान उनके विभिन्न कार्यक्रम और उसी क्रम में ये जो पुरी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर राष्ट्रपति महोदया पूजा अर्चना के लिए गईं और उन्होंने वहाँ जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये ओडिशा का दौरा। आगे की बड़ी खबरों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भागीदार देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और इससे संबंधित रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। मंत्री स्तरीय बैठक के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेंगे। दरअसल महत्वपूर्ण खनिज उस बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गए हैं जिसमें दोनों देश भरोसेमंद और अलग अलग सप्लाई चेन स्थापित करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत और अलग अलग बनाने के लिए मिलकर किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक यह ऐतिहासिक बैठक तकनीकी नवाचार, आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी इन महत्वपूर्ण घटकों को सुरक्षित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी। और इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी वाले जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, खनिज और टेक्नोलॉजी शामिल थे। इस दौरान साझा हितों को आगे बढ़ाने वाले तंत्र की जल्द ही बैठक पर सहमति बनी। रूबियो और डॉक्टर जयशंकर की यह मुलाकात अमेरिका और भारत के बीच उस व्यापार समझौते पर घोषणा के एक दिन बाद हुई जिसके तहत भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ कम किए गए हैं। इस घोषणा से दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय मुलाकातों को और गति मिली है। भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जुड़ाव बढ़ाया है। और इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी वित्त मंत्री से मिलकर खुशी हुई। आगे की खबरों में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 लाख करोड़ रुपए के शोध, विकास और नवाचार फंड के तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के RDI फर्स्ट कॉल की शुरुआत कर दी है। इस योजना का मकसद निजी क्षेत्रों द्वारा किए गए शोध और विकास को बढ़ावा देना है ताकि लैब में किए गए शोध को असल दुनिया में उपयोग किया जा सके। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस पहल से न केवल शोध और विकास के क्षेत्र में नई उड़ान मिलेगी बल्कि यह देश में नवाचार को भी बढ़ावा देगा। निजी क्षेत्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। We have heard of governments asking philanthropists or the CSR investors to raise funds, but we have not heard of government
funding the private sector. And there's a very noble thought behind that, because to an extent, sometimes, to be fair to the private sector, I feel they have also been taken by surprise, because they never thought that we'd open up the nuclear sector also one day, or the space sector. So some of those sectors which most of us had reconciled would always confine to the public sector, as the convention had been for the last 6-7 decades. And for that, I must appreciate and thank Prime Minister Shri Narendra Modi because of his out-of-box thinking. एक बार फिर से लौटते हैं संसद से जुड़ी खबरों पर। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर पिछले 3 दिनों से संसद की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नियमों की समझ ही नहीं है, जो किताब छपी ही नहीं उस पर कैसे चर्चा हो सकती है। किताबों पर चर्चा के बीच निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के राजनीतिक इतिहास से जुड़ी कई किताबें दिखाई और दावा किया कि इन पुस्तकों में नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी नेहरू परिवार से जुड़े विवादित प्रसंग, 1962 का युद्ध, आपातकाल, भ्रष्टाचार के आरोप और विदेशी प्रभाव जैसे मुद्दों का जिक्र है। एक किताब की बात जिसके कारण 3 दिन तक पार्लियामेंट बंधक है, जो कहीं छपी ही नहीं, लेकिन ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया। मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है, और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है, कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। अगली खबर, भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों में ऐतिहासिक क्षण सामने आया है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष श्रीलंका पहुंच गए हैं। इन अवशेषों के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। आज इन पवित्र अवशेषों का बंदार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के बुद्ध शासन, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री डॉक्टर हिनिदुमा सुनील सेनेवी तथा लोक प्रशासन, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार मंत्री अभय रत्ना ने कार्यवाहक उच्चायुक्त के साथ स्वागत किया। श्रीलंका में आज से ये अवशेष 10 फरवरी 2026 तक सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किए जाएंगे। कोलंबो में प्रदर्शनी के बाद यह अवशेष भारत वापस लाए जाएंगे। भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के साथ आध्यात्मिक संबंध भी मजबूत होंगे। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 25वां संस्करण इस साल आयोजित किया जाएगा। टेरी द्वारा आयोजित ये शिखर सम्मेलन 25 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में होगा। सम्मेलन के सिल्वर जुबली संस्करण में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है परिवर्तन, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टेरी की महानिदेशक डॉक्टर विभा दीवान ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उस पर होने वाले खर्च को लेकर मंथन किया जाएगा। जो भी बेहतर सुझाव मिलेंगे उन पर आगे काम किया जाएगा। भारत को भी विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव कैसे रहना है, और एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हम पर कैपिटा कंजम्पशन कम की बात करते हैं, जो कि फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि जैसे ही इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होता है आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी में। और दूसरी चीज़ रहती है कि जो कुछ भी इंडिया में बनेगा, इंडिया की मार्केट के बाद मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहना है। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए WSDS वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसमें बड़े बड़े लोग आएंगे। ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट मतलब ये एक ग्लोबल समिट है, तो इसमें हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स में दूसरे कंट्री से मिनिस्टर्स, स्पेशली साउथ एशियन कंट्री से मिनिस्टर्स, अपने खुद के जो जिसको मतलब हम बोलते हैं वॉइसेस फ्रॉम इंडिया,
We have received confirmation from the Environment Minister. और अब बात परीक्षा पे चर्चा की। मशहूर फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में कहा कि बदलते भारत की सबसे सकारात्मक पहल यह है कि छात्रों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके तनाव को कम करने में मदद करता है। बदलते भारत में जो सबसे अच्छी बात हुई वो हमारे बच्चों के लिए ये हुई कि परीक्षा पे चर्चा शुरू। परीक्षा एक कितना बड़ा स्ट्रेस है हमारी क्रिएटिविटी में। परीक्षा हमारे लिए एक भय नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, एक लो स्टीम नहीं होना चाहिए। परीक्षा हमारा उत्सव होना चाहिए। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, कि ये जो इनिशिएटिव परीक्षा पे चर्चा शुरू किए है, ये सब बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो मैं बचपन से समझता आया हूँ इस बात को, कि आपके ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए सोचने की और उसमें खुशी चाहिए करने की। तो जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं परीक्षा की चर्चा में मैंने देखा वो बहुत ही खूबसूरत है। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर सी मुथमिज चेलवर ने कहा कि उच्च शिक्षा का परिदृश्य ज्यादातर पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रहता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ज्यादा मौलिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल बेहद शानदार है। In the landscape of higher education, we often focus on curricula and infrastructure. And Prime Minister's Pariksha Pe Charcha reminds us something more fundamental, which is the emotional architecture of a student's success. As an educator, we should ensure that a student's worth is never reduced to a percentage. All academic institutions should create an environment where curiosity and critical thinking outweighs the fear of evaluation. और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर गायक सुदेश भोंसले ने कहा कि परीक्षाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती हैं, लेकिन वो जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को ये सिखाया है कि परीक्षाएं डर के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ देनी चाहिए। परीक्षाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती हैं, लेकिन वही जीवन की अंतिम मंजिल नहीं होती। परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाया है कि दबाव से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ा जाता है। मुझे ये बहुत सराहनीय लगता है कि हमारे पंतप्रधान जी हमारे विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हैं, उनकी आशंकाओं को समझते हैं और उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। ये पहल हमारे देश के हर विद्यार्थी को ये महसूस कराती है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और वहीं अभिनेत्री ऋषिता भट्ट ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई ये पहल अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय के छात्र वास्तव में खुद को सौभाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद छात्रों से संवाद करते हैं और उनके आत्मबल को बढ़ाते हैं। It's such a fantastic initiative that our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, has taken. The students are super blessed, I would say, because I wish we had this at our times, where your own Prime Minister connects to such young minds and helps them, encourages them, and makes them realize that they should not be conscious that somebody is judging them. They should work on their abilities, stay positive, focused, work on their strengths, and never ever get dissuaded, because exams are just the journey, not your final destination.
और आगे बढ़ने से पहले समय आ गया एक और ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया का दौरा करेंगे। पीएम की मलेशिया की यह तीसरी यात्रा है। पीएम का यह दौरा उनके समकक्ष अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय समुदाय से पीएम मोदी मलेशिया में मुलाकात करेंगे और संवाद करेंगे। पीएम का वहां बिजनेस लीडर से भी मिलने का कार्यक्रम है। भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक, सभ्यताग्रस्त और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। पीएम के इस दौरे से दोनों देशों की दोस्ती को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। आर्थिक व्यापारिक जगत की खबरों में PHDCCI ने आज पोस्ट बजट विश्लेषण रिपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि इस बजट में भारत के विकास को रफ्तार देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। This budget therefore should be seen as one more milestone in the process of reform that has been already underway since the beginning of 2025. First thing I would speak about is the impact of urbanization, which we have a special essay on in the economic survey. And the budget definitely pays attention and emphasis on urbanization with cities as economic systems. And then apart from the budget, we also have the 16th Finance Commission report, which plays a lot of emphasis on urbanization. Budget also has created a SME champion fund, particularly focusing on manufacturing. और आम बजट में रक्षा सेवाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व आवंटन मिला है। यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीडीपी का 2% है, जो पिछले वर्ष के बजटीय अनुमानों से 15.19% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। तो देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की इसी पर यह खास रिपोर्ट। इस वर्ष का रक्षा बजट केंद्र सरकार के कुल खर्च का 14.67% है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। रक्षा मंत्री के अनुसार इस साल के रक्षा बजट का मकसद भविष्य के लिए आधुनिक और आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र तैयार करना है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया बजट आवंटन हमारे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को और मजबूत करने के लिए है। सबसे ज़्यादा आई थिंक इसका फोकस एंड जो इम्पैक्ट होगा वो हमारा जो आत्मनिर्भरता की पुश है इन डिफेंस इंडस्ट्री उस पर जाएगा, बिकॉज 75% ऑफ दिस, एटलीस्ट 75% विल गो इनटू आवर इंडिजिनस इंडस्ट्री। अब आइए ग्राफिक के जरिए रक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन को समझते हैं।
इस साल का रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ है, जबकि पिछला रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष के मुकाबले ये वृद्धि करीब 15% से अधिक है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल आउटले की बात करें तो आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए यानी 21.84% की वृद्धि। रक्षा पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ और रक्षा R&D विशेषकर DRDO के लिए 29,100.25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट का फोकस आधुनिकीकरण पर है। रफाल फाइटर जेट, स्टेल्थ सबमरीन और UAV ड्रोन तकनीक की खरीद पर जोर के अलावा स्वदेशी उत्पादन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। बजट में ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव साफ नजर आता है। 7.85 लाख करोड़ का जो डिफेंस बजट है, ये बजट वाकई फॉर मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट, प्लस ये एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, स्पेशली खासकर ECHS में एकदम 12,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट किया है, प्लस अग्निपथ स्कीम में जो तकरीबन 15,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया है। मोदी सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा आवंटन देकर सीमावर्ती इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बार के बढ़े हुए रक्षा बजट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से हमारी फौजों के साथ खड़ी है, क्योंकि भारत को चाहिए फ्यूचर रेडी वॉर फोर्स। कैमरामैन जगमोहन और राधिकृष्णा के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करेंगे मौसम की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर उत्साह का माहौल है, तो वहीं बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहलगाम की वादियां हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। ताज़ा हुई बर्फबारी में पर्यटक स्नोबॉल्स का आनंद ले रहे हैं और पहाड़ी झरनों के बीच सर्दी की ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की दूर दराज की गुरेज घाटी में भी बर्फबारी अब सिर्फ ठंड का कारण नहीं, बल्कि एक उत्सव बन चुकी है। जहां एक समय सर्दियां चुनौतियां लेकर आती हैं, वहीं खेलों के जरिए यहाँ के लोग एक साथ आकर इस मौसम को जश्न में बदल रहे हैं। गुरेज और तुलेल जैसे इलाकों में बर्फ पर क्रिकेट ने युवा वर्ग को नया उत्साह दिया है। गुरेज आइस क्रिकेट प्रीमियर लीग के तहत 30 से ज्यादा टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, जिसका उद्देश्य इन सर्दी में कटी हुई वादियों में खेलों को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना द्वारा समर्थित इस टूर्नामेंट से न केवल खेलों को बल मिल रहा है, बल्कि इस क्षेत्र से पर्यटन और विकास को भी नई दिशा मिल रही है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।